हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा आईएएस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम पॉलिटी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, आज जाकर देखिए। और आज हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका शीर्षक है विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें भारत की विविधता के बारे में बताया गया है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं भारत की विविधता के बारे में, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। सबसे पहले बताया गया है कि भारत में सभी 8 धर्म के लोग रहते हैं, अनुयायी रहते हैं, यानी बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, इस सब धर्म के लोग रहते हैं एक साथ। और 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। अकेले भारत में 1600 भाषाएं बोली जाती हैं। आप सोच सकते हो कि भाषा के आधार पर भारत में कितनी ज़्यादा विविधता है। तथा 100 से भी अधिक नृत्य किए जाते हैं। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अलग अलग तरह के, अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्य हैं। ठीक है। दूसरा एक इसमें की पॉइंट दिया गया है कि पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह क्या है? जब हम अपने आप से किसी के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक अपनी राय बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। ज़्यादातर ये राय जो होती है वो क्या होती है? नकारात्मक होती है। ठीक है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, दूसरा व्यक्ति है जिसको इंग्लिश बहुत कम आती है, तो आपका क्या होगा कि उस व्यक्ति को आप बहुत कमतर समझोगे अपने आप से कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती है, उसको नहीं आती। जबकि वो हो सकता है आपसे भी ज़्यादा चीज़ें समझता हो, बहुत सारी चीज़ें उसको आपसे ज़्यादा आती हों, लेकिन हमने सोच रखा है कि इंग्लिश अगर हमसे आती है तो जो सामने वाला व्यक्ति है अगर उससे इंग्लिश नहीं आती है तो वो हमसे कमतर है, जबकि ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके बारे में हम, जिन चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे लोगों के धर्म के आधार पर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं, चमड़ी के रंग के, क्षेत्र में, बोलने के तरीके से और कपड़ों पहनने के तरीके से। ठीक है। अब इसमें एक की पॉइंट दिया गया है, हमारे समाज में लड़की और लड़कों में भी भेदभाव किया जाता है। ये आप देखते होंगे, लड़कियों, अगर लड़की है तो उसको कम एजुकेशन दी जाएगी, अगर लड़का है तो उसको अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। ये भेदभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है रूढ़िवादी धारणाएं बनाना। अब ये रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक अमेरिकन से मिलते हो तो वो आपको शायद अच्छा ना लगा हो, तो आप क्या अपने मन में धारणा बना लोगे कि जो जितने भी अमेरिकन होते हैं वो इसी तरह के होंगे। वो आपको कलर में अच्छा नहीं लग सकता, आपका उसको बोलना अच्छा ना लगा हो, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आपको वो पसंद ना आया हो, तो आपके मन में क्या धारणा बनेगी कि वहाँ के जो जितने भी अमेरिकन होते हैं वो इसी तरह के होंगे। लेकिन इसमें एक की पॉइंट है कि ये जो होती है रूढ़िवादी धारणाएं जो होती हैं ये गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। जैसे आप अफ्रीकन से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या सोचोगे अपने मन में कि जो अफ्रीकन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, हम किसी खास धर्म, देश या लिंग के कारण इन लोगों को गलत समझ लेते हैं, ये सही समझ लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, मुस्लिम समुदाय के बारे में ये अवधारणा है कि वह लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। तो जबकि इसका मेन मकसद क्या है? मेन जो स्टडीज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जो गरीबी होती है, गरीबी के कारण मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो क्या जो हमारा समाज है उसने एक रूढ़िवादी धारणा बना के रखी है कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कम पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें एक की पॉइंट दिया गया है असमानता और भेदभाव, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया था और अब भी देखते हैं। जब हम पूर्वाग्रही रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं तब क्या पैदा होता है? भेदभाव पैदा होता है। असमानता से भी भेदभाव पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? भेदभाव किसी गतिविधि में भाग लेने से रोकता है। भेदभाव क्या होता है? अगर कोई किसी व्यक्ति के बारे में हम पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाएं पहले से बना के रखते हैं तो उसके साथ में क्या होगा? भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी, भेदभाव होगा, किसी भी गति में भाग लेने से रोक दिया जाएगा उसको। मान लो लड़कियों के बारे में रूढ़िवादी धारणाएं और पूर्वाग्रह बना के रखे जाते हैं कि वो लड़कियां कमज़ोर होती हैं तो उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा इसमें एक की पॉइंट दिया गया है असमानता, आर्थिक पृष्ठभूमि का कमज़ोर होना। असमानता कैसे भेदभाव लाती है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक ऑफिस में बड़े ऑफिसर्स हो और एक उसी ऑफिस में दूसरा व्यक्ति छोटे पद पर है, तो आपका क्या हो सकता है? आप उसको हीन भावना से देख सकते हो, इससे असमानता आ सकती है।
ठीक है। जो पद का डिफरेंस है वो असमानता लाता है, ठीक है। दूसरा है दलित का अर्थ। दलित का अर्थ क्या होता है? दलित का अर्थ सिंपल सा है, दबाया गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह ने दलितों को दबाकर रखा। अब प्राचीन समय में हम देखते हैं जैसे उत्तर वैदिक काल में कैसे जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग निचली जाति को कैसे दबा के रखा जाता था, महिलाओं को कैसे दबा कर रखा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारा भेदभाव का सामना करने पर जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, सीढ़ी है के रूप में, सीढ़ी के रूप में ऊंची जाति उत्कृष्ट और नीची जाति अछूत और अयोग्य। जो उत्तर वैदिक काल है उसमें एक सीढ़ी की तरह जाति व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊपर बड़े लोग ब्राह्मण लोग होते थे और सबसे नीचे महिलाएं और शूद्र लोगों को, अछूत लोगों को रखा जाता था, ठीक है। अब दूसरा है हमारा भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 वर्ष की आयु में 1901 में इसका अनुभव किया था। निचली जाति का जो अनुभव है उन्होंने कितनी वर्ष में? 9 वर्ष की आयु में किया था। उनका भारतीय संविधान, उनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान किसने लिखा था? हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था तथा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। क्यों अपनाया था बौद्ध धर्म? क्योंकि उनको अपने ही धर्म में इतना नीचा रखा गया था, उनको अछूत माना जाता था, अयोग्य माना जाता था। इससे परेशान होकर उन्होंने क्या धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समानता के लिए संघर्ष। आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उसके साथ में हमने क्या किया था? अपनी समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष किया था, ताकि हमें जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमें भी समानता मिलेगी, समानता का व्यवहार किया जाएगा हमारे साथ में भी। और ऐसा हुआ भी, जब हम आज़ाद हुए हमारे लिए संविधान बना, उसमें संविधान में हमारे जो सबके राइट्स हैं वो लिखे गए। और दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों को, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो गुलामी से पहले जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, गुलाम थे, तो तब हमने क्या आज़ादी का उसका अनुभव किया, गैर बराबरी का अनुभव किया, कैसे हमारे साथ अत्याचार होते थे, दबा के रखा जाता था, जैसे दलितों को दबा के रखा गया था। इसमें बताया गया है संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। कैसे समान अधिकार प्राप्त है? संविधान जो बनाया गया है उसमें समानता का अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिए गए हैं। समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त भी कर दिया गया है। इसके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है जिसके द्वारा इसको समाप्त किया गया है। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े लोगों, समुदायों को इस समानता के अधिकार से फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। जैसे सरकार विशेष कदम उठाती भी है महिलाओं को, और जो निचली जाति के लोग थे उनको आरक्षण देकर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। समानता वे मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है तो वो हमें समानता का अधिकार मिल चुका है, ऐसा नहीं है। आज भी हमें कई उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर निचली जातियों को दबाया जाता है, अवसर नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि ये फ्यूचर में भी हो सकता है। मान लो एक व्यक्ति, समाज के कुछ व्यक्ति इतना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और दूसरे व्यक्तियों के पास इतना कम पैसा होगा, तो ये असमानता फिर से जन्म लेगी, फिर से भेदभाव होगा। ठीक है, इसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा 6th क्लास की NCERT पॉलिटी का 2nd चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।